Welcome back to our channel. This time we're going to discuss about constitution and labor law. ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आप अगर लेबर लेजिस्लेशन पढ़ रहे हो या फिर आप किसी भी कोर्स में लेबर लेजिस्लेशन पढ़ रहे हो तो ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसमें हम समझेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें कौन कौन से ऐसे आर्टिकल हैं जो लेबर वेलफेयर के लिए, लेबर लॉ को फ्रेम करने में, उसको अमेंड करने में और लेबर के वेलफेयर के लिए कौन कौन से आर्टिकल हैं जिसमें इसके बारे में लिखा गया है, और वो कौन कौन से ऐसे पार्ट्स हैं जहाँ पे प्रवोक करता है कि उससे हमें लेबर को एक बेसिक और एक ऐसी नीड प्रोवाइड करनी चाहिए कि वो बहुत अच्छे से, मतलब उसका सोशल जस्टिस हो पाए। तो उसको हम समझेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ कहाँ ये चीज़ें लिखी गई हैं और कौन कौन से आर्टिकल में डिफाइन है। तो पहले कुछ फंडामेंटल राइट्स जो हमारे इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है, उसमें कुछ फंडामेंटल राइट्स होते हैं जो एक लेबर के लिए भी फंडामेंटल है और उसके डेवलपमेंट के लिए, उसके एजुकेशन के लिए वो इम्पॉर्टेंट होते हैं। और डीपीएसपी में भी कुछ ऐसे आर्टिकल्स हैं जो इसके लिए, आप जितने भी लेबर लेजिस्लेशन बनते हैं वो उसके अराउंड बनते हैं या फिर उसको फुलफिल करने के लिए हम लेजिस्लेशन बनाते हैं। तो देख लेते हैं। द रिफरेंस ऑफ डिग्निटी ऑफ ह्यूमन लेबर एंड अदर द नीड ऑफ द प्रोटेस्टिंग एंड सेफ गार्ड द इंटरेस्ट ऑफ लेबर एज ह्यूमन बींग हैज़ बीन इंश्योर्ड इन चैप्टर 3। तो चैप्टर 3 में आपको बताया गया है 16, 19, 23 एंड 24 डील करता है आपके फंडामेंटल राइट का, जो आपके चैप्टर 3 में आता है। और चैप्टर 4 में आता है 39, 41, 42, 43, 43A एंड 54 जो आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है, जो आपका डीपीएसपी में आता है, वो आपके लेबर लेजिस्लेशन को गाइड करता है या फिर आप उससे ही लेबर लेजिस्लेशन को बनाया जाता है। तो इसमें हम देख लेते हैं। इसमें फंडामेंटल राइट्स होते हैं, ये वाले जो आर्टिकल है 16, 19, 23 एंड 24, ये आपके चैप्टर 3 ये फंडामेंटल राइट्स से डील करते हैं। और जो रेस्ट आपके बच रहे हैं 39, 41, 42, 43, 43 एंड 54, ये आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ हैं। ठीक है, हम इसको देख लेते हैं। ये आपका एक लिस्ट है, ये इंपॉर्टेंट है। आप इसको क्वेश्चंस पता नहीं कितनी बार बने हुए हैं, अगर नेट की पेपर की बात करते हैं तो काफ़ी बार इससे क्वेश्चन बनते हैं। तो उसको देख लेते हैं। आपका आर्टिकल 14 इक्वलिटी बिफोर लॉ, 16 कहता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, 19 राइट टू फॉर्म एन एसोसिएशन और यूनियन, 21 आपका डील करता है राइट टू लाइफ, 23 डील करता है प्रोविजन ऑफ ट्रैफिकिंग एंड लेबर फोर्स, 24 डील करता है प्रोविजन ऑफ चाइल्ड लेबर अंडर द एज ऑफ 14 ईयर। तो ये सारे जो हैं आपके फंडामेंटल राइट्स आते हैं। और अगर आप डीपीएसपी की बात करते हो तो आपका आर्टिकल 38 जो डील करता है स्टेट शैल स्ट्राइव टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ अ पीपल, 39 डील करता है इक्वल फेवर इक्वल वर्क, 41 राइट टू वर्क, 42 प्रोविजन फॉर द जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ अ वर्क, 43 डील करता है राइट टू अ लिविंग वेजेस एंड 40 ए करता है 43A पार्टिसिपेशन ऑफ लेबर इन मैनेजमेंट या फिर वर्कर मैनेजमेंट। पार्टिसिपेशन जो होता है वो आपका डील करता है 43A में। तो इसको हम थोड़ा डिस्क्रिप्टिव वे में थोड़ा डिस्कस करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी बार बनते हैं। अगर आप EPFO की एग्ज़ाम दे रहे हो या फिर कोई भी ऐसा एग्ज़ाम दे रहे हो जहाँ पे लेबर लेजिस्लेशन आपके पार्ट है, तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देख लेते हैं लेबर्स लॉ विद द रेफरेंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल राइट्स को पहले डिस्कस करेंगे। जो आपका आर्टिकल 14 है वो इक्वेलिटी बिफोर लॉ, आपके सामने इसमें कहा जा रहा है जो लॉ है उसके सामने सब इक्वल होते हैं। तो इससे दो बातें निकलती हैं। पहला क्या होता है द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो देखिए दो चीज़ें हैं, एनी पर्सन इक्वल बिफोर लॉ, हर एक इंसान लॉ के सामने इक्वल होगा, फर्स्ट थिंग। और दूसरी चीज़ यहाँ बोली जा रही है इक्वल प्रोटेक्शन दी जाएगी लॉ के अंदर। मतलब हर एक इंसान को अगर लॉ प्रोटेक्ट कर रहा है उसको किसी भी चीज़ से, जैसे आपका फैक्ट्रीज एक्ट होता है तो वहाँ पे वर्कर की प्रोटेक्शन है,
तो उनको सबको इक्वली प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना पड़ेगा लॉ को, तभी हम इसको जस्टिफाई कर पाएंगे इक्वालिटी बिफोर दी लॉ। तो इसको और देख लेते हैं। आर्टिकल 40 बार्स डिस्क्रिमिनेशन एंड प्रोहिबिट अ डिस्क्रिमिनेटरी लॉ। तो डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, सब इक्वल होनी चाहिए, और कोई भी ऐसा जो आपका लॉ है जो आपका डिस्क्रिमिनेशन को रिमूव करने के लिए ये लॉ को आपको बनाना चाहिए कि ये जो आर्टिकल है वो फुलफिल हो जाए। द आर्टिकल सेट क्लियरली इनटू द टू पार्ट्स, मैंने बताया इसमें दो पार्ट्स होते हैं। वाइल इट कमांड स्टेट नॉट टू डिनाई एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर लॉ। आप डिनाई नहीं कर सकते किसी भी पर्सन की इक्वालिटी को, मतलब सबको आपको इक्वली ट्रीट करना है। It also command state do not deny the equal protection of a law। तो आपका ये तो ठीक है, आप उसको डिनाई नहीं कर सकते हो कि वो बंदा इक्वल नहीं है। फिर आपको दूसरी बात, ये एक्ट क्या कह रहा है, ये आर्टिकल क्या कह रहा है कि उनका जो प्रोटेक्शन है उनको इक्वली मिलना चाहिए, ठीक है। इक्वालिटी बिफोर लॉ प्रोहिबिट द डिस्क्रिमिनेशन। तो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन को कम करने के लिए, देखिए आप अगर लेबर लॉ की बात करते हो तो बहुत सारे पार्ट पे डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है, तो इसलिए हम इसको लेबर लेजिस्लेशन का पार्ट बनाते हैं। इस आर्टिकल को हम कवर करते हैं अपने हर एक लेबर लेजिस्लेशन में कि सबके बीच में इक्वालिटी आए और सबको इक्वली ट्रीट किया जाए, सबको इक्वली प्रोटेक्शन दी जाए। तो ये हो गया आपका आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ, जो फंडामेंटल राइट्स में आता है। अब आर्टिकल 16 इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन अ मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। तो अब आपका जो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, हर एक इंडिविजुअल को इक्वली अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। अगर कोई पब्लिक इंटरप्राइजेस में एम्प्लॉयमेंट है या फिर किसी पब्लिक इंटरप्राइजेस में वैकेंसी आई है तो आर्टिकल 16 ensure equality of opportunity in a matter of a public employment and prevent the state from any sort of discrimination on the ground of religion, race, caste, sex, descent, place of birth, residency or any of them। तो ये कह रहे हैं कि वो स्टेट को प्रोहिबिट करते हैं कि आप किसी भी बेस पे किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हो। अगर आपके पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में कोई वैकेंसीज आई हैं या फिर कोई अपॉर्चुनिटी आई है तो सबको इक्वली अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए कि वो उसमें पार्ट लें और एम्प्लॉयमेंट का पार्ट बन जाए। तो आपका 16 हो गया, यहाँ पे दिख नहीं रहा है, सॉरी, इसको मैं सही कर दूँगी। आर्टिकल 19 ये आपका कहता है, बात करता है कि जो आपके इंडिविजुअल्स होते हैं वो फ्री होते हैं। फ्री किस लिए होते हैं कि वो फॉर्म कर सकते हैं एसोसिएशंस, यूनियन, ट्रेड यूनियन, एम्प्लॉयर ट्रेड यूनियंस। तो वो उनके पास राइट होती है, उनकी वो फंडामेंटल राइट है। और वो कौन दे रहा है, वो आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दे रहा है अंडर आर्टिकल 19। तो अंडर आर्टिकल 19 क्या बोलता है कि हर एक इंडिविजुअल के पास अब उसकी फंडामेंटल राइट है कि वो कोई भी एसोसिएशन या फिर यूनियन फॉर्म कर सकता है। तभी तो हम ट्रेड यूनियन फॉर्म करते हैं। तो इसी आर्टिकल गाइड करता है कि उसके पास राइट है कि कुछ भी, कोई भी ऐसी यूनियन जो उसको लगता है कि वो उसके बेटरमेंट के लिए या फिर उस क्लास ऑफ वर्कर या फिर उस क्लास ऑफ पीपल के लिए है, तो वो कोई भी यूनियन या फिर कोई भी एसोसिएशन फॉर्म करने के लिए फ्री है। तो आर्टिकल 19 हो गया। अब आर्टिकल 21 है राइट टू लाइफ। Article 21 assures every person right to work and personal liability. The term life has been given a very expensive meaning. The term personal liability has been given a wide range aptitude covering a variety of a right which go to the constitute personal liability of a citizen। तो ये कह रहे हैं right to life, उसको जीने का अधिकार है, प्लस वो पर्सनल लाइबिलिटी भी होती है उसकी। तो उसको जीने का अधिकार क्या है, मतलब उसकी लाइफ में अगर वो जो इंडिविजुअल है उसके पास राइट है कि वो अपनी लाइफ को कैसे अपग्रेड कर सकता है, कैसे अपनी लाइफ को बेटर कर सकता है, अपनी जो पर्सनल चीज़ें हैं उसको कैसे वो फेयरली यूज़ कर सकता है। तो द इस शैल be as per relevant procedure prescribed in a relevant law, but the procedure has to be fair, just and reasonable।
तो ये कह रहे हैं कि इस चीज़ को आप सिक्योर कर सकते हो बाय द लॉ। तो बट उस लॉ को जस्टफुल होना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए और फेयर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप राइट टू लाइफ किसी एक पर्टिकुलर पीपल को दे रहे हो या पर्टिकुलर क्लास को दे रहे हो, नहीं, सबको इक्वली होना चाहिए, जस्टफुल होना चाहिए और रीजनेबल होना चाहिए। तो ये आपका हो गया राइट टू लाइफ। अब लास्ट आपका है आर्टिकल 23 ऑफ फंडामेंटल राइट, जो बात करता है ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बीइंग, beggars and other similar form of forced labor। तो ये जो चीज़ें थी अभी भी चलती आ रही है इंडिया में, जो आपका ट्रैफिकिंग हो गया, ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो गया, आपके लेबर को गलत तरीके से दूसरे स्टेट में ले जाकर वहाँ पे काम करवाया जाता है, फोर्स लेबर करवाया जाता था, बाउंडेड लेबर करवाया जाता था। तो वो सारी चीज़ें जो थी, स्लेवरी थी, वो सारी चीज़ों को प्रोहिबिट किया गया है। और वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 23 आर्टिकल में राइट देता है हर एक इंडिविजुअल को कि वो ये सारी चीज़ें ना करे, वो एक फ्रीडम के साथ किसी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करने के लिए वो फ्री है। अब ज़रूरी नहीं है कि उसको आप बाउंडेड लेबर करवाओ या फिर आप ट्रैफिकिंग करवाओ लेबर की, या फिर किसी ह्यूमन ट्रैफिकिंग का पार्ट बनो, तो वो प्रोहिबिट किया गया है। हर एक इंडिविजुअल को अपनी राइट दी गई है कि वो एक फ्री कंसेंट से, फ्री विलिंगली वहाँ पे काम करें। और ये जो चीज़ें हैं, अगर आप ह्यूमन ट्रैफिकिंग किसी कोई पकड़ा जाता है या फिर कोई अदर फॉर्म ऑफ फोर्स लेबर, तो वो पनिशेबल होगा, वो जो ऑफेंस है वो पनिशेबल होगा, क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो प्रोहिबिट करता है इस बात को। ये गलत तो है ही, और ये हमारा इंडिया जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो इसे प्रोहिबिट भी करता है। तो यहाँ पे बोला गया ये ऑफेंसिव पनिशेबल इन अकॉर्डेंस विद द लॉ होता है, और ये आपका अनसोशल प्रैक्टिस होता है। ये देखिए, सोशल प्रैक्टिस नहीं है कि आप किसी पर्सन को मजबूरी में काम करवा रहे हो या फिर उसे आप स्लेवरी करवा रहे हो। सिंपल सी बात है, आप उसकी फ्रीडम का आप उसकी फ्रीडम को बंद कर रहे हो, आप उसकी फ्रीडम उसको नहीं प्रोवाइड कर रहे हो, उसकी विलिंगनेस की उसको आप दबा के काम करवा रहे हो, तो ये गलत है। तो इसलिए ये सारी जो चीज़ें होती हैं वो अनसोशल होती हैं और आपका पनिशेबल होता है। अब आर्टिकल 24 ये बात करता है कि आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन्फोर्स अगेंस्ट प्राइवेट सिटीजन ले डाउन अ प्रोविजन अगेंस्ट द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चाइल्ड। तो ये क्या प्रोहिबिट करता है? देखिए, अभी तक था कि आपके जो एडल्ट वर्कर हैं, आपके जो एब्सोल्यूट वर्कर हैं, ये सारे वर्कर्स को हम कह रहे थे कि उनको आप प्रोहिबिट करो कि वो कोई भी फोर्स लेबर या फिर ह्यूमन ट्रैफिकिंग या फिर बेगर या फिर आपका हो गया बाउंडेड लेबर, ये सारी चीज़ों में इंगेज ना हो। बट कुछ जगह क्या होता था कि चाइल्ड लेबर भी होता था। अभी भी इंडिया में चाइल्ड लेबर चल रहा है, तो उसको प्रोहिबिट करने के लिए तो वहाँ पे एक एक्ट लाया गया है, चाइल्ड लेबर एक्ट, आपने पढ़ा होगा। वो एक्ट प्रोहिबिट करता है कि कोई भी ऐसा चाइल्ड जो उसका एज ऑफ 14 कंप्लीटेड नहीं है, वो नहीं अलाउड है, ही इज़ नॉट अलाउड टू वर्क इन एनी काइंड ऑफ एस्टैब्लिशमेंट। वो किसी भी एस्टैब्लिशमेंट में काम करने के लिए अलाउड नहीं है। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 24 में भी बोला गया है कि कोई भी ऐसा चाइल्ड जिसकी 14 ईयर एज नहीं है, वो किसी फैक्ट्री, माइन या फिर किसी भी ऐसे एम्प्लॉयमेंट में, हजार्जियस एम्प्लॉयमेंट में वो एम्प्लॉयड नहीं हो सकता है। तो दैट्स ऑल, ये आपके हो गए फंडामेंटल राइट्स। अब हम बात करते हैं डीपीएसपी की। तो उसमें कौन कौन से आर्टिकल्स हैं जो आपकी डील करती है लेबर वेलफेयर, लेबर के अब होल्ड करने का या फिर लेबर को और बेटर लाइफ प्रोवाइड करने का। तो 28 आर्टिकल जो है वो बात करता है टू प्रमोट अ वेलफेयर ऑफ अ पीपल बाय सिक्योरिंग एंड प्रोटेक्टिंग एज एफिशिएंटली एज मे बी सोशल ऑर्डर इन द जस्टिस सोशल इकोनॉमिकल पॉलिटिकल शैल इन्फॉर्म ऑल इंस्टीट्यूशन ऑफ अ नेशनल लाइफ। तो ये कह रहे हैं कि उनको, जितने भी आपके लेबर हैं, जो पीपल हैं, उनको एक सोशल तरीके में, मतलब सोशल जस्टिस प्रोवाइड करो, उनको सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली उस लाइफ को बेटर प्रोवाइड करने के लिए वर्क करो। ठीक है,
तो आप उनके वेलफेयर को प्रोवाइड कर रहे हो, उनको वेलफेयर दे रहे हो। किस किस तरीके से उनका वेलफेयर करोगे? सोशल तरीके से, इकोनॉमिकली तरीके से और पॉलिटिकल तरीके से उनको आप स्ट्रॉन्ग बनाओगे। ठीक है, ये आपका हो गया आर्टिकल 38। 39 क्या बात करता है? ये 39 आपका बात करता है इक्वल रेमुनरेशन या फिर इक्वालिटी के बारे में। जो आपको इक्वल रेमुनरेशन एक्ट है वो इसी आर्टिकल के बेस पे बनाया गया है। वहाँ पे मैंने बताया था कि जो आपका इक्वल रेमुनरेशन होता है आर्टिकल 39 DPSP के बेस पे बनाया गया है। तो देख लेते हैं। आर्टिकल 39 रिक्वायर्ड द स्टेट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्ट इट्स पॉलिसी टुवर्ड्स सिक्योरिंग that all citizens, irrespective of sex, equal have a right to adequate meaning of a livelihood। मतलब कि किसी भी आप कोई भी जेंडर के हो, आप सबको इक्वली राइट है कि आपको एक बेटर लाइफ मिलनी चाहिए, एडिक्वेट मीन ऑफ लाइवलीहुड आपको मिलनी ही चाहिए। और क्या कहा गया है? दैट द ओनरशिप एंड द कंट्रोल ऑफ मटीरियल रिसोर्सेज ऑफ कम्युनिटी आर ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड एट द बेस्ट टू सर्व द कॉमन गुड। तो जो ओनरशिप एंड कंट्रोल होता है वो भी आपका अच्छी तरीके से सबको मिलना चाहिए। दैट द ऑपरेशन ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम डज नॉट रिजल्ट इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ वेल्थ मीन ऑफ प्रोडक्शन और टू द कॉमन डिटरमिनेंट। देयर इज अ इक्वल वर्क फॉर बोथ एंड मैन एंड वुमेन। यहाँ पे इक्वल वर्क होना चाहिए मैन और वुमेन के लिए और इक्वल पे भी होना चाहिए। दैट हेल्थ स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर मैन एंड वुमेन tender age of children are not absolute and the citizens are not forced by the economic necessity to enter the avocation unsuited to their age or strength। तो कह रहे हैं जो जिस काम का जो आपका रिक्वायर्ड है, कुछ कुछ काम में रिक्वायर्ड होता है कि बहुत ही आपका फिजिकली स्ट्रांग होना चाहिए बंदा, तो उसके अकॉर्डिंग आप वर्क को दो। वैसा नहीं है कि किसी एक ऐसे पर्सन को ऐसा काम करवा रहे हो जो मे बी उसकी फिजिकल या फिर मेंटल हेल्थ पे इशू करे या फिर कोई प्रॉब्लम लाए, तो वो आपको वो नहीं करवाना चाहिए। यही वो कह रहा है कि उसके स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग, उस काम के नेचर के अकॉर्डिंग आप उसे प्रोवाइड करो। लास्ट पॉइंट, the children are given opportunity and facility to develop in a healthy manner and the condition of a freedom, dignity and the childhood and the young protection against exploitation, against the moral and the material abandonment। तो ये कह रहे हैं कि हर एक चाइल्ड को राइट है कि उसको एक इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए कि वो अच्छे से अपब्रिंग हो, अच्छे से ग्रोन अप हो, उसको एजुकेशन मिलनी चाहिए, फ्रीडम मिलनी चाहिए कि वो अपने चाइल्डहुड को एंजॉय कर पाए, यूथ को प्रोटेक्ट कर पाए, मतलब उसको एक बेटर इन्वायरमेंट मिले। यही कहता है आपका आर्टिकल 39। अब है आर्टिकल 41 राइट टू वर्क। ये देख लेते हैं। आर्टिकल 41 रिक्वायर्ड अ स्टेट विद इन अ लिमिट ऑफ इट्स इकोनॉमिक कैपेसिटी एंड डेवलपमेंट टू मेक इफेक्टिव प्रोविजन फॉर सिक्योरिंग द राइट ऑफ वर्क, राइट टू एजुकेशन, टू प्राइवेट असिस्टेंस in unemployment, old age, sickness and disablement in other case of undeserved want। तो सबके पास राइट टू वर्क है, रिगार्डलेस कि उसकी इकोनॉमिक कैपेसिटी क्या है, डेवलपमेंट क्या है, कुछ भी हो, उसके पास राइट टू वर्क है, उसके पास राइट टू एजुकेशन है। वो हर एक तरीके की राइट है जो उसको आपके ये जो सिकनेस होती है, जो आपकी डिसेबलमेंट होती है, ये सारी चीज़ों से ऊपर उठ के और उसको पब्लिक असिस्टेंस प्रोवाइड की जाए कि अगर मान लीजिए कभी डिसेबलमेंट हो जाती है, कभी और एक कोई अनवांटेड सिचुएशन आ जाती है उसके लाइफ में, तो एक उसको जस्टिस मिले, उसको पब्लिक असिस्टेंस मिले कि उससे वो अपलिफ्ट हो जाए और एक बेटर लाइफ को एडॉप्ट करे। तो ये आपका होता है राइट टू वर्क। अब आता है आर्टिकल 42 जो स्टेट करता है कि सिक्योरिंग जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ अ वर्क फॉर अ मैटरनिटी रिलीफ। तो आपको 42 कहता है कि आपका जो कंडीशन होता है, जो वर्किंग कंडीशन होता है, वो आपका एडुकेट होना चाहिए। अब ऐसा वर्किंग कंडीशन मत प्रोवाइड कर दो कि वो इंसान काम ही ना कर पाए, तो उसकी अच्छी वर्किंग कंडीशन होनी चाहिए। और मैटरनिटी रिलीफ की यहाँ बात की गई है
कि आपको अगर कोई वुमेन है जो आपकी प्रेग्नेंट है तो उसको मटर्निटी बेनिफिट प्रोवाइड किया जाए, मटर्निटी रिलीफ प्रोवाइड किया जाए और उसको एक बेटर वर्किंग कंडीशन भी प्रोवाइड की जाए। आर्टिकल 43 जो रेफर करता है लिविंग वेजेस में, कि हर एक सेक्टर में ऐसा एक्सेप्टेबल वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड की जाए कि वो बंदा आपका लिविंग जो आपकी नॉर्मल कॉस्टिंग होती है लाइफ की और एक फेयर कॉस्टिंग जो होती है उसको वो अफोर्ड कर पाए और आप उसको एक ऐसी वेजेस प्रोवाइड करो कि उसकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है जो अप होल्ड हो जाए। आर्टिकल 43A ये बात करता है वर्कर पार्टिसिपेशन इन इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि कई बार क्वेश्चन बन चुके हैं और इससे पूरा एक सिलेबस में आपका एक पूरा टॉपिक है वर्कर पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट जो आपका इसी आर्टिकल के इसी आर्टिकल के अराउंड बना हुआ है। तो वो देख लेते हैं। आर्टिकल 43A which was introduced by 42 Amendment in 1976 has a direct bearing on the labor law in so far provided state shall have taken step by suitable legislation or any other means to secure a participation of worker in management of industrial establishment। तो ये सिक्योर करता है कि वर्कर का जो पार्टिसिपेशन है वो मैनेजमेंट में हो और उसको भी राइट हो कि राइट ऑफ डिसीजन हो कि वो कुछ ना कुछ अपने सजेशन या इनपुट दे सके मैनेजमेंट के डिसीजन में, मैनेजमेंट के वर्किंग में। तो ये आपका डील करता है आर्टिकल 43A। दैट्स ऑल। ये आपके इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स थे जो आपके लेबर लेजिस्लेशन को फॉर्म करने में, गाइड करने में हेल्प करता है। आई होप आपको अब क्लियर हो गया होगा। इससे कई बार क्वेश्चन बन चुके हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक आर्टिकल और वो क्या डील करता है उसको आप देख लीजिए और आप क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए प्रीवियस ईयर के। दैट्स ऑल। थैंक यू।